लोकसभा चुनाव अब अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। आज जो है तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे जो है मतदान होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है उसमें उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे समाजवादी पार्टी के परिवार की साख दांव पे लगी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों की भी साख दांव पे लगी है। इसी बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नफा नुकसान है और किस तरह की तैयारियां जो है पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं, उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरीके की चुनौतियां रहेंगी। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। थैंक यू। सबसे बड़ी चीज कि ये जो तीसरे फेज का चुनाव है, ये जहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक चुनौती है कि उनको पिछली बार जो रिजल्ट थे उनको उसी नतीजों को दोबारा से कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि पार्टी के कई जो समाजवादी परिवार के खासतौर से कई चेहरे हैं उनकी साख दांव पे है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव। बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस रिपीट करने का एक पूरा दबाव है, क्योंकि ठीक परफॉर्मेंस था उनका 19 में, और लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने परिवार को संभालना यहाँ पर इस फेज में जो 7 तारीख को मतदान होना है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। अखिलेश यादव अपनी जहां खुद चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से, उससे ज्यादा समय बाकी जगहों पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली है। इट इज ऑल अबाउट फैमिली अफेयर्स। मैनपुरी उनकी पत्नी डिंपल यादव उपचुनाव में जीती थी बहुत बड़े अंतर से, लेकिन उनको संभालना जरूरी है क्योंकि एक बार उपचुनाव वो हार भी चुकी है, पता है, और कन्नौज से हारी थी वो अखिलेश यादव। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि मैनपुरी पे वो पूरा समय दें। उनका रोड शो हमने देखा, बड़ी जन समर्थन मिला था। तो वहां उनकी पत्नी और उनके परिवार के सबसे अहम सदस्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और किससे लड़ाई है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, उसी इलाके से आते हैं, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा फिरोजाबाद, अक्षय यादव जो कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं, 19 में हार गए थे, बहुत बुरी तरह हार गए थे, और उसका कारण बने थे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने खुद इस चीज को एडमिट किया है अभी एक जनसभा में कि मेरे कारण ही मेरा भतीजा हार गया था, वो मेरी गलती थी। लेकिन शिवपाल यादव भी समय दे रहे हैं फिरोजाबाद में, बहुत समय दे रहे हैं। उनका भतीजा पिछली बार हार गया, एडमिट कर रहे हैं उनकी गलती थी, वो सपा से अलग थे उस समय। तो वो बहुत टफ होगा इस बार फिरोजाबाद। और जो तीसरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, वो है अपना बदायूं। बदायूं में शिवपाल यादव को खुद टिकट दिया गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शिवपाल यादव जैसा पब्लिक लीडर जो लोगों के बीच में रहने वाला, उसने मना कर दिया और कहा कि मेरा बेटा लड़ेगा चुनाव, आदित्य चुनाव लड़ेगा वहां से, और आदित्य को टिकट मिल गया। तो अपने बेटे को जिताना और अखिलेश यादव को भी अपने फैसले को सही साबित करना, क्योंकि अखिलेश यादव का फैसला था कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको आजमगढ़ भेज दिया। तो यानी अखिलेश यादव खुद का अपना जो डिसीजन था उसको सही साबित करना और शिवपाल यादव को अपना डिसीजन सही साबित करना। तो बदायूं मुझे लगता है इस तीसरे चरण का सबसे की फैक्टर होने जा रहा है, जिस पर सपा खेमे में अखिलेश और शिवपाल दोनों की अपनी बात दांव पे लगी हुई कि हमने जो फैसला लिया था वो सही लिया था। तो तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पत्नी, 2 भतीजे, शिवपाल यादव, खुद राम गोपाल यादव और स्वयं। तो ये एक बहुत अहम हो जाता है चरण की इसमें अखिलेश यादव को पूरा समय देना पड़ा। अच्छा, शिवपाल यादव की चूंकि हम लोगों ने बात की बदायूं से, लेकिन एक चीज देखने को मिला कि जैसे शिवपाल यादव को टिकट दिया गया, फिर शिवपाल यादव ने लौटाया जैसे आपने बताया, और उसके बाद जो है वो अपने बेटे को प्रेजेंट किया। कहीं ऐसा तो नहीं था शिवपाल को ये लगता था कि अगर मैं खुद अपने बेटे को आगे जो है प्रमोट ना करूं या उनको उम्मीदवार ना बनाऊं, तो हो सकता है कि जो पहले स्थिति हुई थी परिवार में, कहीं वो स्थिति रिपीट हो तो आदित्य यादव की लॉन्चिंग ही ना हो पाए, क्योंकि काफी समय से आदित्य यादव को कयास लगाया था। कहीं इस वजह से तो शिवपाल ने खुद स्टेप डाउन किया और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। 2 चीजें जो समझ में आ रही है मोटे तौर पर लोगों से बात होने पे, एक तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को आउट किया गया। तो धर्मेंद्र यादव क्योंकि उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, हमेशा से सक्रिय रहे हैं, तो वहां पे कुछ नाराजगी सपा कार्यकर्ताओं में देखी गई। शिवपाल यादव को इसका अंदेशा था कि यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है। उनके चुनाव लड़ने पर यह होता है कि वो समय नहीं दे पाते, एक दूसरा फैक्टर है बाकी जगहों पे। तीसरा जो फैक्टर है, वो बात बिल्कुल सही है कि वो अभी एक विधायक है, सपा में मजबूत पोजीशन में है, लेकिन उनका बेटा कहीं स्थायी रूप से है नहीं, कहीं नहीं, लॉन्चिंग पैड उसके लिए कहीं कोई बना नहीं है अभी। ये कमजोर लॉन्चिंग पैड ही सही, लेकिन एक लॉन्च पैड के तौर पर देखा जा सकता है कि बदायूं से लड़ा दिया गया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आदित्य यादव को भेज दिया गया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। तो बदायूं सबको पता था कि टफ है, बहुत टफ है, उसके बावजूद आदित्य यादव को भेजा गया। शिवपाल यादव को अंदेशा था कि यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, दिक्कत आदित्य के लिए भी होगी, लेकिन शिवपाल अगर हारते तो सोचिए कितनी बड़ी खबर बनती। आदित्य हारेंगे तो ये होगा कि भाई वहां पर
समर्थन नहीं मिला लोगों का। दूसरी बात कि आदित्य यादव को भी एक स्पेस चाहिए था चुनाव में उतरने के लिए। तो यहाँ पर बदायूं जो है बहुत बहुत क्रिटिकल एक तरीके से कह सकते हैं सपा खेमे के लिए है। और शिवपाल यादव दूरदर्शी नेता हैं, उनको इस बात का अंदेशा था, इसीलिए ऐन मौके पे वो किनारे हो गए, अपने बेटे को उन्होंने। अच्छा, चूंकि बदायूं पे है तो भाजपा की भी बात कर लेते हैं। भाजपा ने संघमित्रा मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं उनका टिकट काटा, दुर्विजय साठ को वहां से प्रत्याशी बनाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने के पीछे क्या वहां जो लोकल असंतोष था वो है, या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं, कारण वो है? सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही उसके जिम्मेवार हैं। अगर संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी नहीं होती तो पहली बार बनती ही नहीं सांसद जी। उनके रहने का फायदा उनको ये मिला, और उनके नहीं रहने का फायदा है कि उनका बना बनाया टिकट कट गया। ये था कि वहां पर ऐसी कोई समस्या थी नहीं कि प्रत्याशी को बदला जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के प्रदेश भर में जो एजिटेशन है, जो नाराजगी है, कोई जूता फेंक दे रहा है, कोई स्याही फेंक दे रहा है, कोई चप्पल मार दे रहा है उनको, कोई गाली दे रहा है, कोई मुकदमा लिखवा दे रहा है, कोई हाथापाई कर ले रहा है, मतलब उनको ढूंढ ढूंढ के लोग उनसे अपनी नाराजगी निकाल अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही मंच के पे जो अभी एक जूता फेंक दिया गया, बदतमीजी की गई उनके साथ, जूता फेंक दिया गया, जूता बच गया, एक कैमरे पे लगा जूता, उनको लगते लगते बच गया। तो मोटे तौर पे देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बहुत नाराजगी है लोगों में। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से, मेरे ख्याल से जिस तरीके से हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बारे में हिंदू धर्म बहुत व्याख्या उन्होंने शुरू की, राजनीति में विभाजनकारी बातें उनकी हैं, मतलब समाज में विभाजनकारी बातें, ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग विद्रोह कर जाए, तो उनको लेकर नाराजगी। तो मुझे लगता है संघमित्रा मौर्य का टिकट इसी वजह से कटा। उनके आंसू जो मंच पे आए थे वो यूं ही नहीं आए थे, उनको पता था कि उनके टिकट कटने की असल वजह उनके स्वयं के पिताजी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है। सबसे पहले मैनपुरी की बात करते हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह खुद मंत्री हैं और डिंपल यादव के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफी हैवीवेट कैंडिडेट हैं डिंपल यादव, और वहां नकारा नहीं जा सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार की परंपरागत सीटों में से एक रही है। मुलायम सिंह लड़ते रहे हैं। तो क्या लगता है जयवीर सिंह के साथ वहां पे मतलब क्या स्थिति बन रही है? देखिए 2022 में मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद उपचुनाव हुए थे, तो जयवीर सिंह ने पूरा चुनाव कमान वहां संभाला था। भाजपा वहां से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी, बुरी तरह हारी थी। तब ये कहा गया था कि भाई जयवीर सिंह ने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया, प्रत्याशी के चयन को लेकर के भी बात उठी थी। दूसरी बात ये भी आई कि भाई मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से जो सिंपैथी थी वो कन्वर्ट हुई वोटों में। तो इस बार उनको साबित करना है कि हम जो पिछली बार था कुछ गलतियां हो गई थी उसको ठीक करना है। और मुझे इस बार, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं वो, मैनपुर सदर से विधायक हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उनको साबित करना है कि भाई उनकी, और सिर्फ वही नहीं, कई ऐसे मंत्री हैं, आप संभल ले लीजिए, गुलाब देवी को साबित करना है, अनु वाल्मीकि को तो खुद चुनाव लड़ ही रहे हैं, जयवीर सिंह हैं, तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनको स्वयं को साबित भी करना, उनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उनकी विधानसभा सीट वहां शामिल है उसमें। तो अगर वो वहां पे नहीं जिता पाए या प्रदर्शन खराब रहा तो आपकी साख दांव पे लगेगी कि आप मंत्री किस बात के हैं, किस बात आपने क्या काम किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है पहले 2 चरणों में जिस तरीके से देखा गया कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसने कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों के पेशानी पे बल दिया है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो तीसरा चरण है, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही है, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोशिश शुरू हो गई है, बाकायदा जो है वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वोट करें, तो ये फैक्टर जो है वोटिंग परसेंटेज कम वाला फैक्टर है, ये क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों जीतने का जो मतलब एक टारगेट था उसको रोक रहा है, या समाजवादी पार्टी की जो एक फिगर थी उसके दिमाग में कि हम इतनी सीटों पे जीत सकते हैं, क्या वो स्थिति गड़बड़ा रही है, उसका असर कुछ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मतदाताओं का कम संख्या में निकलना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई संख्या कम हुई है तो बीजेपी की कम हुई है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है जी। हो सकता है अपोजिशन की भी कम हुई हो, आपकी भी कम हुई हो। इसीलिए दोनों मतदाताओं का विपक्ष और पक्ष दोनों निकलना, कम निकलना, मुझे लगता है ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो गया। टाइम को लेकर के सवाल उठ रहा है, बहुत भीषण गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, कैंपेन प्रभावित है, मतदाता प्रभावित है। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई कि मतदान केंद्रों पे पानी शेल्टर, टेंट लगाने की व्यवस्था, पंखा लगाने की व्यवस्था, जो 100 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनके घर घर जाकर के वोट लेने की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए एम्बुलेंस तक लगाने की बात कही गई है। तो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
ये जो टाइम है, जो गर्मी, आप सोचिए कि जब से चुनाव शुरू हुआ उस समय से ही लगभग 39-40 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला था। तो ये दिक्कत वाली बात थी। अगर यही फेवरेबल टाइम होता, कूल थोड़ा एटमॉस्फेयर होता, तो अपने आप संख्या बढ़ जाती है, लोग निकलते हैं और इसका असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई फैक्टर्स हैं। सिर्फ चुनाव आयोग का इस समय पे चुनाव कराना ही फैक्टर नहीं है, और भी कई फैक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। चुनाव तो हमेशा इसी के आसपास होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स का मतलब आप समझिए कि बीच में जब चुनाव शुरू हुआ तो फसलों की कटाई चल रही थी, एक फैक्टर, बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं मतदाता, उत्तर प्रदेश, बिहार के, पंजाब, हरियाणा में काम करते हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे चुनाव बाद में है। इसके अलावा आप समझिए गर्मी तो है ही। दूसरा, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उत्साह पहले के देखा गया है, वो वोटर्स में जहां तक पहुंचते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा वोट मतदाता है वो घरों से भी नहीं निकल पा रहा है। तो 2-3 की फैक्टर्स हैं, लेकिन गर्मी एक उसमें बड़ा प्रभाव डाल रही है। तो कुल मिलाकर जो मतदाता होते हैं उन्हीं के पास जो है जो किस्मत होती है प्रत्याशियों की, वो उनके हाथों में होती है। तो मतदाता जिस तरीके से बाहर निकलेंगे उसी तरीके से जो है दोनों पार्टी या विपक्ष कहें या पक्ष कहें, दोनों को फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि तीसरे चरण में लिटमस टेस्ट है अखिलेश यादव का, लिटमस टेस्ट है समाजवादी पार्टी का, लिटमस टेस्ट है उन तमाम बड़े नामों का जो इन क्षेत्रों से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जो मंत्री हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के पास बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से परिवार के सदस्यों को जिताकर एक मैसेज देना है, और खासतौर से मैनपुरी सीट के लिए डिंपल यादव जहां से लड़ रही हैं, वहां पे अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे है। तो बदायूं से शिवपाल यादव की देखना होगा कि आखिर जनता के मन में कौन आता है और जनता किसको वोट देती है और किसको अपना सिरमौर बनाती है। आप फिलहाल ऐसे ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।